नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आयुर्वेदा विजन चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्योंकि ठंड तो चली गई है, अब थोड़ा सा धूप भी आने लगी है। हवा तो चल रही है लेकिन धूप भी आ रही है। इससे आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे और आप लोग हमसे जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो दोस्तों आज हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो वही, अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे मित्र? अभ्यास से जुड़े हैं। अब उसी अभ्यास श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हैं। यह अभ्यास आपका दूसरा होगा। ठीक, अभ्यास प्रश्न पत्र दूसरा है। ठीक, प्रश्न पत्र यह क्या है? सेकंड है। ठीक है, अब देखिए कि अब हम देखते हैं कि इसमें जो आज हम अभ्यास लेकर आए हैं उसमें क्या है कि संपूर्ण हिंदी के प्रश्न आपके सामने रहेंगे। ठीक, जैसा कि आपके पुलिस में एग्जाम में आएगा वैसा ही पेपर बनाया गया हो, वैसे उसी तरह बनाया गया है। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, अभ्यास करते रहिएगा। जितना अभ्यास श्रृंखला जाएगी उतने में आपका काम पूरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपने कड़ी का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहा गया कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ठीक, आपसे क्या कहा गया? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आप वहां पे क्या बताएंगे? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? सामी हामी भाषा परिवार है, भारोपी है कि काकेशी है कि पापुई है? ठीक, तो अब आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। इसमें पूछा गया कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो आप बताएं किस भाषा परिवार की भाषा है मित्रों। तो देखिए, सामी हामी भाषा परिवार है नहीं। ठीक, काकेशी जंगली भाषा परिवार होता है, पापुई बहुत छोटी जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। बात क्या हो गई बच्ची? क्या भारोपी भाषा परिवार की। तो हिंदी किस भाषा परिवार की है? भारोपी भाषा परिवार की है। इसके अलावा भी आप जान लीजिएगा, इसी भारोपी भाषा परिवार में आपकी संस्कृत भी आती है। ठीक, इसी में मराठी भाषा भी आती है। ठीक, इसी में आपकी एक कोंकणी भाषा भी आती है। ठीक है, और इसी में आपकी एक और भाषा आती है जिसका नाम क्या होता है? नेपाली भाषा होती है। यह सारी भाषाएं जो है वह सब किससे जुड़ी है? भारोपी भाषा परिवार से जुड़ी है। ठीक, तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो सही उत्तर क्या हो गया? भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। ठीक, अब हम क्वेश्चन अगला लेकर आते हैं। क्वेश्चन सेकंड नंबर पे क्या कहा गया है? कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर मतलब क्या हो जाता है? तो जब आपसे पूछा गया कि कौन सा पश्च स्वर है, विकल्प में दिया गया आ, ई, बड़ी ई, आ। ठीक, अब देखिए, जब जीव की क्रियाशीलता के आधार पर देखते हैं, किसके? जीव की क्रियाशीलता के आधार पर देखा जाता है। क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद होते हैं। किसके होते हैं? स्वर के भेद होते हैं। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जहां पर एक आपको नाम क्या दिया जाता है? अग्रस्वर। दूसरे को क्या नाम दिया जाता है? मध्य स्वर। ठीक, तीसरे को नाम क्या दिया जाता है? पश्च स्वर। ठीक, तो क्या दिया जाता है? पश्च स्वर। अब जीव की क्रियाशीलता की बात होती है तो जीव का आगे वाला भाग जो आएगा, जिससे आगे वाले भाग से जिसका उच्चारण होगा उसे अग्र कहेंगे। जिसमें जीव का मध्य भाग कार्य करेगा उसे मध्य स्वर कहेंगे। जिसमें जीव का पीछे वाला भाग कार्य करता है उसे हम क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहेंगे। अब आप देखिए कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, हमें यहाँ पूछा गया क्या? पश्च स्वर की बात कही गई है। ठीक, तो अब इसमें देखिए कि यहाँ पे जो ई जब आप कहते हैं जीव का आगे वाला हिस्सा दबता है, तो ई और ई दोनों कहाँ चले गए हैं आपके भैया? ई और ई दोनों कहाँ बन गए हैं? अग्र स्वर बन गए हैं। ठीक, और जो आ होता है, इस आ को क्या कहा जाता है? मध्य स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य स्वर कहा जाता है। बच्चा आपके पास बड़ा क्या कहलाएगा? यही क्या हो जाएगा? पश्च स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्च स्वर हो जाएगा। ठीक, अब अगर आपको हम यह बता देते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि पश्च स्वर वाला कौन सा स्वर होता है, तो वह होता है आ के अलावा पश्च स्वर में और कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? आ जाता है, एक आगत आ जाता है। ठीक, क्या आ जाता है? आगत आ जाता है। ठीक, आगत आ की बात करते हैं हम, ऊ की बात करते हैं, बड़ा ऊ की बात करते हैं, ओ की बात करते हैं और औ की बात करते हैं। यह सारे वर्ण क्या हो जाते हैं? पश्च स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पश्च स्वर कहलाएंगे। ठीक, तो यह सब क्या कहलाएंगे भैया? पश्च स्वर कहलाएंगे। इतना आप ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे जब चलते हैं तो हमें क्या मिलता है? लौट कर आया हुआ।
के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, मतलब कि इसके लिए एक शब्द क्या होगा, एक शब्द की बात कर रहा है, एक शब्द कौन सा होगा। ठीक है, अब क्या कहा गया, आगत, विगत, तथागत या प्रत्यागत। ठीक, जब कोई व्यक्ति लौट कर वापस आता है, ठीक, जब कोई व्यक्ति लौट कर वापस आता है प्रत्यागत हो जाता है। क्या हो जाता है मित्र, प्रत्यागत हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, प्रत्यागत कहा जाता है। विगत मतलब क्या हुआ, होता हुआ, होता है बीता हुआ। ठीक, बीता हुआ समय की बात करता है। ठीक है, और यह जो आगत शब्द की बात कहा जाता है, आने वाला होता है। ठीक, आने वाला होता है। लेकिन लौट कर वापस मतलब वापस लौट कर जो आया हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यागत कहते हैं। तथा कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर डी एकदम राइट, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया, मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगी। ठीक, अब देखिए कि हम सबकी तरह एक ही क्वेश्चन पे कई घंटे तक आपको डिफिनेशन नहीं दे रहे हैं, हम आपको डायरेक्टली सारी बातें बता रहे हैं कि हम एक ही क्वेश्चन पे बार बार उसे हम चलाते रहे, पूछते रहे, तो उसमें कोई फायदा है नहीं कि हम इसी मित्र क्या है, मित्र क्या है, यह नहीं करना हमें। सिर्फ हमें यह देखना है, हमने प्रश्न रखा है कि मित्र का भाववाचक क्या हो जाएगा, बंधुता होगी, मीत होगा, मित्रता होगा कि शत्रुता होगी। ठीक, तो सीधी बात होती है, मित्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाती है, मित्रता होती है। क्या हो जाती है, मित्रता हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है, मित्रता हो जाती है। क्लियर है। अगर आपसे कहा जाता है बंधु की भाववाचक क्या हो जाता है, बंधुता। ठीक, मित का क्या हो जाता है, मिताई हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, मिताई हो जाता है। और शत्रु का भाववाचक क्या हो जाता है, शत्रुता हो जाती है। ठीक, लेकिन मित्र का पूछा गया है भैया, मित्र का क्या हो जाएगा, मित्रता हो जाएगी। ठीक, मित्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, मित्रता हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं लिखा गया कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द का जब चयन करने की बात होती है मित्र, तो हमने आपको कल ही बताया था कि जब कभी भी स्त्री और पुल्लिंग के चयन की बात हो तो शब्द के अंत में क्रिया जोड़ दीजिए। कहाँ पुल्लिंग या कोई जो शब्द हो, शब्द कहा जाता है शब्द के अंत में, शब्द के अंत में क्रिया लगा दीजिएगा। क्रिया जोड़ने पर क्या हो जाएगा, स्त्री और पुल्लिंग दोनों की पहचान हो जाएगी। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की पहचान हो जाती है, दोनों की पहचान की जा सकती है। ठीक, दोनों की पहचान की जा सकती है। अब आप बताइए कि यहाँ तो क्या लिखा गया, पुल्लिंग शब्द लिखा गया, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे कहा गया मजा, सजा, कजा, रजा। अब मजा आता है कि मजा आती है। ठीक, क्रिया जोड़ दीजिए ना, क्रिया को जोड़िए। मजा आता है, ठीक, सजा होती है, कजा होती है, रजा होती है। ठीक, अब देखिए होती है, होता है, मजा होता है कि होती है, मजा हमेशा होता है, आता है। ठीक, तो पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, मजा। बाकी कजा भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग। सजा होती है, रजा होती है, रजा मतलब क्या हो जाता है, जुड़ना। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, विकल्प नंबर एकदम सही हो। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, मजा कैसा शब्द होता है, या पुल्लिंग हो जाते हैं। क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। बाकी यह क्या हुआ, स्त्रीलिंग। यह भी क्या हुआ, स्त्रीलिंग। यह भी क्या हुआ, स्त्रीलिंग। ठीक, तब इसमें केवल बच्चा क्या, मजा बचा। मजा कैसा शब्द कहलाएगा मित्र, भाव कैसे कहलाएगा, पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं मित्र। लिखा गया रामू घर से निकला। क्या लिखा गया, रामू घर से निकला। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, तो रामू घर से की बात कर रहा, करण कारक है। घर द्वारा निकला है, या अपादान कारक है, या कर्ता कारक है, या संप्रदान कारक है। अब लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, निकला है कौन, रामू। ठीक, और कहाँ निकला है, घर से निकल गया, तो इसमें घर से पूछा गया है। तो घर से जब पूछा गया तो वह घर से अलग हो रहा है। जब अलग होता रहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। इसका भी व्याख्या रूप हमने दिया था। जब जिस स्थान से, ठीक, जिस स्थान से अलग होने का, ठीक, या किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रतीत होता है। अलग होने का भाव प्रतीत होता है
तो उसे हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। जिस स्थान मतलब क्या हो जाए, संज्ञा अथवा सर्वनाम कह सकते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम कह सकते हैं। ठीक, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होने का भाव प्रतीत होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपादान। जैसे मान लो कुछ रामू घर से निकला, अगर हम यही कह देते हैं चूहा बिल से निकला, ठीक, बिल से निकला, तो बिल से निकला, चूहा कहाँ निकला है, बिल से निकला, बिल से वो अलग हो रहा है ना, तो यही शब्द क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक, या बिल अपादान का शब्द हो गया, से क्या हो जाएगा, अपादान का कारक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा सही हो गया, बी वाला सही हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि यहाँ पे क्या लिखा गया, श्रोता के लिए किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें लिखा गया उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उपयुक्त में सभी गलत है। तो उपयुक्त में सभी गलत है, इसको हम पहले काट दिए। अब उत्तम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, केवल वक्ता के लिए किया जाता है। ठीक, मध्यम पुरुष का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, श्रोता के लिए किया जाता है। और जो और कोई होता है अन्य के लिए क्या किया जाता है, अन्य पुरुष। ठीक, मतलब जहां ये दोनों मिल जाएंगे, इनके साथ और भी आ जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। तो इसमें श्रोता के लिए किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प नंबर बी क्या हो गया, एकदम राइट उत्तर हो गया आपका। ठीक, क्या हो गया, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। ठीक, कौन किससे पत्र लिखवाता है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने। ठीक, अब यहाँ पे लिखा गया पूर्णकालिक क्रिया है कि प्रेरणार्थक क्रिया है कि संयुक्त क्रिया है कि अपूर्ण क्रिया है। तो मतलब यह क्रिया तो पूर्ण है, तो अपूर्ण होगा ही नहीं, तो क्रिया तो पूरी तरह से अपने आप में पूरी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपूर्ण क्रिया जो दिया गया विकल्प कट गया, बचा आपके पास 3 विकल्प। पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पे पूर्व होना चाहिए, पूर्वकालिक क्रिया होनी। पूर्वकालिक क्रिया मतलब क्या होता है, जब कर्ता का एक कार्य समाप्त करके, क्या करता है, एक कार्य समाप्त करके तत्काल दूसरा कार्य प्रारंभ करता है, तत्काल दूसरा कार्य प्रारंभ करता है, दूसरा कार्य प्रारंभ करता है, तो पहली वाली क्रिया को क्या कहा जाएगा, तो पहली वाली क्रिया को क्या नाम देंगे हम, तो पहली वाली क्रिया को क्या नाम दिया जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। तो यह भी गलत हो गया, पहली वाली क्रिया कोनो है ही नहीं। अब बच्चा आपके पास संयुक्त क्रिया, तो मतलब कि जैसे कि क्या हो गया, संयुक्त क्रिया दो धातु, ठीक, दो क्रिया धातु से बनी हुई क्रिया को क्या कहा जाएगा, बनी हुई क्रिया को क्या कहेंगे हम, मूल मतलब संयुक्त क्रिया कहेंगे। बच्चा आपके पास क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। कर्ता जब स्वयं कार्य न करके कार्य किसी अन्य से करवाता है। ठीक, क्या हो गया, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाने की या करवाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे नाम क्या दिया जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। राम पत्र लिखवाता, किससे लिखवाता है, लक्ष्मण से लिखवाता, खुद तो नहीं लिख रहा है ना, किसी अन्य से करवा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक, तो यहाँ पे कौन से विकल्प सही हुआ, यह बी वाला सही हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया बन गई। बात क्लियर है, तो वहां पे क्या हो जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। बात क्लियर है। अब इसके बाद फिर देखिए अगला दिया गया है कि कभी कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है। ठीक, तो कभी कभी मतलब कि समय का बोध करवा रहा है, यौगिक क्रिया होगी गलत, मूल क्रिया होगी गलत, स्थानीय कोई क्रिया नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर डी एकदम सही, तो उपयुक्त उसमें कोई नहीं। जो कभी कभी होती है वह क्या हो जाती है, कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है, क्रिया विशेषण अव्यय होता है। ठीक,
विशेषण अव्यय होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं समय का ऐसा बोध हुआ नहीं है कि यौगिक में समय का बोध हुआ नहीं, मूल में भी नहीं, स्थानीय में भी नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में कोई नहीं। तो लेकिन यह कभी कभी कहाँ जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के पास चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में चला जाएगा। बात क्लियर हो गई। और उसके बाद लिखा गया कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक, अत्यंत है, आजकल है, बाहर है, ठीक, कदाचित है। तो इसमें जो अत्यंत है यह क्या हो जाती है, परिमाणवाचक क्रिया होती है। अत्यंत मतलब क्या, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण हो जाता है मित्र। ठीक, और जो आजकल है यह क्या हो जाता है, आजकल क्या हो जाता है, यह भी कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब उसके बाद फिर बाहर, भीतर बाहर की बात कहा गया, तो यह क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गए। बचा आपके पास क्या, कदाचित। कदाचित मतलब क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गए। कदाचित मतलब क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। ठीक, क्लियर हो गई बात। लिखा गया कि कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। ठीक, अब देखिए सम वाय मतलब कि क्या हो गया, यहाँ सम लिखा गया है और क्या लिखा गया, वाय लिखा गया है। नाकाम मतलब ना लिखा गया, फिर क्या क्या है, काम है। ठीक, हम सफर है तो एक लिखा गया हम, दूसरा क्या लिखा गया है, सफर लिखा गया है। बेधड़क में लिखा गया है क्या, बे है, उसके बाद फिर क्या हो गया, धड़क शब्द लग गया है। ठीक, अब आप देखिए कि इसमें कहां पर अरबी शब्द फारसी मतलब कि क्या कहा गया, अरबी फारसी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो इसमें आप देखिए सम के साथ क्या लगा है, हलंत लगा है, यह संस्कृत का उपसर्ग हो जाएगा। किसका हो जाएगा, संस्कृत का उपसर्ग हो जाएगा। अतः विकल्प नंबर ए एकदम सही। बाकी ना, हम, बे, यह सब किसके उपसर्ग होते हैं, अरबी और फारसी के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब यह तीनों में क्या अरबी फारसी को उपसर्ग लगे, हमने लिख के भी बता दिया आपको। अब यहाँ पे कौन सा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, समवाय। समवाय में किस भाषा को उपसर्ग लगा है, संस्कृत भाषा को उपसर्ग लगा है। और कौन सा लगा है, सम लगा है। ठीक, क्लियर हो गया। खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, चलिए बताइए फटाफट। खंडहर और लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, खंडहर और लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लिखा क्या गया, हर, एरा, ईला, तर, आज, क, वत, तर। अब देखिए कि यहाँ पर खंडहर लिखा गया ना, एक शब्द लिखा गया खंड, दूसरा शब्द क्या लिखा गया, हर। ठीक, एक शब्द लिखा गया लूट और उसके साथ लगा है क्या, एरा। अब देखिए जहां पर हर और एरा उपसर्ग मिले वहीं पे क्या लगा देना, लुटेरा। ठीक, तो विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। ठीक, तो एरा नहीं होगा, यहाँ एरा हो जाएगा। ठीक है, एरा हो जाएगा, यह मात्रा हटा दीजिएगा, एरा हो जाएगा। ठीक, तो लुटेरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लुटेरा बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा है, हर और एरा प्रत्यय लगा होता है। क्लियर। लिखा गया वाक्य विचार के अंतर्गत क्या विचार किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या विचार, वाक्य विचार मतलब वाक्य बनाने पर किसका विचार किया जाता है, शब्दकोश का किया जाता है कि वर्ण का किया जाता है कि वाक्य का किया जाता है कि दोनों का नहीं किया जाता है। ठीक, आप बताएंगे हमें। अब देखिए कि जब वाक्य का निर्माण किया जाता है तो वाक्य के निर्माण में क्या कहा जाता है, शब्दों का एक समूह होता है। शब्दों का क्या होता है, समूह होता है। ठीक, और जब हम शब्द का निर्माण करते हैं, जब हम शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द में क्या हो जाता है, वर्णों का समूह होता है। ठीक, तो अब आप हमें बता दीजिए कि इसमें क्या हो जाएगा, तो यह तो गलत हो गया। अब हम वहां पे हमारे पास क्या है, यहाँ दो आए। ठीक, मतलब शब्दकोश का और वर्णों का क्या, वर्णों पर क्या क्या विचार किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य विचार कहते हैं। अर्थात विकल्प ए और बी दोनों सही हो गया। ठीक, विकल्प ए और बी दोनों सही हो गया, क्योंकि वाक्य के निर्माण में क्या हो जाता है, इसे ध्यान रखिए। जैसे कि अगर आपके सामने एक ध्वनि आती है, ध्वनि के समूह से क्या बन जाता है, ध्वनि बनती है, और इससे क्या बन गया, एक वर्ण बना। वर्ण के जब समूह होते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, शब्द बन जाता है। और जब शब्द का समूह हो जाता है तब वहां पे क्या बन जाता है,
वाक्य का निर्माण हो जाता है। तो वाक्य निर्माण पर किसका विचार किया जाएगा? शब्द और वर्ण का। तो यहाँ शब्दकोश लिखा गया, यहाँ वर्ण का, तो यह दोनों सही हो गया। विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक, विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो गया। अब देखिए क्या कहा गया, राम खाता होगा, मतलब कि वर्तमान क्रिया तो चल रही होगी ना। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध काल का है, संदिग्ध भविष्य है, संदिग्ध भूत है, सामान्य भविष्य है। तो भविष्य की बात ही नहीं होती है, बीते हुए समय की भी बात नहीं हो जाती। तो यहो कट गया, यहो कट गया, तो बच्चा आपके पास क्या, संदिग्ध वर्तमान की बात हो जाती है। संदिग्ध वर्तमान मतलब खाता होगा, मतलब क्रिया चल रही होगी या तो पूर्ण होने वाली होगी। इतना संतर होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर। 14 का क्या होगा? एकदम सही उत्तर मान लिया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब अगला देखते हैं। अगले में क्या लिखा गया है कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए मतलब क्या हो गया कि वर्णों को क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, अब देखिए अल्प विराम यह लगाया गया चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह यह लगाया नहीं, ध्यान दीजिएगा। विस्मय बोधक का चिन्ह कहाँ गया? यहाँ पे गया। ठीक, निर्देश का चिन्ह यहाँ पर गया। ठीक है, अर्ध विराम का चिन्ह कहाँ गया? अर्ध विराम का चिन्ह यहाँ पे गया, अल्प विराम का चिन्ह यहाँ पर आया। अब आप देख लीजिए, मिलान करिए। ए का क्या सही हो जाएगा? बा। ठीक, फर्स्ट का क्या हो गया? चौथे का क्या हो गया? फर्स्ट का क्या हो गया? बड़ा आ। ठीक, अल्प विराम की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो? आप मिलान कर लीजिएगा इसी से। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसका मिलान कर लीजिएगा। आप लोग इसका मिलान कर लीजिएगा, इसी के अनुसार विकल्प, मतलब कि पहले का क्या हो जाएगा? पहले का क्या हो जाएगा? बा सही हो जाएगा। क्या होगा? बा सही होगा। दूसरे का क्या सही हो जाएगा? दूसरे का क्या हो जाएगा? ई सही हो जाएगा। ठीक, तीसरे का अगर हम सही मानते हैं तो क्या हो जाएगा? आ सही हो जाएगा। ठीक है, और चौथे का अगर हम मानते हैं तो बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो निर्देश का चिन्ह क्या हो जाता है? यह लगता है। ठीक है, निर्देश का चिन्ह इस तरह लगता है। अर्ध विराम का जो चिन्ह होता है वह इस तरह लगता है। ठीक, और अल्प विराम का चिन्ह केवल और केवल जो कामा लगाया जाता है वह हो जाता है। ठीक, विस्मयाद का चिन्ह क्या हो जाता है? ई हो जाता है। तो क्लियर है? तो इसमें आप इसका मिलान कर लीजिएगा। हमने मिलान कर दिया, विकल्प में थोड़ी सी अड़चन है। ठीक, विकल्पों को काट दीजिएगा। ठीक है, तो इसका मिलान आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब इस तरह से आप इसको कर लेंगे। जैसे पहले का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा। ठीक, सेकंड का क्या हो जाएगा? सेकंड का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड अर्ध विराम है तो क्या हो जाएगा? थर्ड का आ हो जाएगा। और जो चौथा है, चौथा क्या निर्देश चिन्ह है, उसका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो आप इसका मिलान इस तरह से कर लीजिएगा। इसका मिलान आपको इस तरह से कर लेना है। यह वाला शब्द, यह क्या करना है? फर्स्ट का बा, सेकेंड का या है, इतना, इसको आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक, इसमें नहीं है विकल्प में, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका मिलान कर लीजिएगा। अब लिखिए, देखिए वाग्य जाल, वाग्य नहीं होता, वाग्जाल होता है। क्या हो जाता है? वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक, अब यहाँ पे वागधन जाल लिखा, वागधन जाल लिखा, वागधन जाल लिखा, वागाधन जाल लिखा, तो विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब लिखा जाएगा वाक धन जाल लिखा जाएगा, का परिवर्तन किसके साथ हो जाएगा? गा के साथ हो जाएगा। ठीक, शब्द क्या बन जाएगा? वाग्य जाल बन जाएगा। तो यह वाग्य जाल जो शब्द होता है उसमें कौन सी संधि हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाती है, क्योंकि व्यंजन का व्यंजन के साथ परिवर्तन हो जाता है। व्यंजन संधि में यह कहा जाता है ना, वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण, ठीक, क्या करेगा? तीसरे वर्ण के साथ, तीसरे वर्ण के साथ क्या कर लेगा? परिवर्तन कर लेता है। तीसरे वर्ण के साथ क्या करता है? परिवर्तन कर लेता है। ठीक, तो वही यहाँ पर नियम लग गया, तो वागधन जाल हो जाएगा। विकल्प नंबर ए एकदम सही उत्तर होगा। यथारुच में कौन सा समास होता है? ठीक, क्या कहा गया? यथारुच में कौन सा समास होता है? तो अब आप बताएंगे यथारुच में कौन सा समास होता है।
तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, कि अव्ययी भाव समास है, कि द्वंद्व समास है। तो चलिए फटाफट बताइए कि यथा रुच में कौन सा समास हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, यथा जब उपसर्ग लग गया तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। अभी जब हमने समास बताया तो उसमें आपको एकदम क्लियर कर दिया था कि यथा रुच में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा मित्र, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बात क्लियर हुई। तो ये क्या हो जाएगा, 17 का क्या हो गया, सी वाला सही हो गया। ठीक, अब उसके बाद फिर लिखा गया विभावा अनुभाव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति। तो सूत्र में थोड़ी सी गड़बड़ी है। ठीक, सूत्र हम यहाँ लिख देते हैं। कहा जाता है विभावा अनुभाव, विभावा अनुभाव संचारी भाव, संचारी भाव संयोगाद्र रस निष्पत्ति, संयोगाद्र रस निष्पत्ति। इस तरह से पूरा लिखा जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हमने यहाँ लिखा विभावा अनुभाव संचारी भाव संयोगाद्र रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया जाता है। को प्रतिपादित किसने किया है, यहाँ पे क्या हो जाए, किसने किया है। तो किसने किया है, दंडी ने किया कि भरत मुनि ने किया कि वामन ने किया कि अभिनवगुप्त ने किया है। चलिए मित्र, यह तो बहुत अच्छा प्रश्न है, या कई बार एग्जाम में आपको पूछा भी गया है। ठीक, आपके एग्जामों में कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो आप बताइए कि इसका जो कहा गया है या किसने कहा है। तो आचार्य भरत मुनि ने कहा है। और कहाँ पर कहा है, इनका ये ग्रंथ था, कौन सा ग्रंथ था, नाट्य शास्त्र नाम था। ठीक, क्या नाम था, नाट्य शास्त्र नाम था। इसी नाट्य शास्त्र में इन्होंने क्या किया था, रस के अंग बताए थे, रस के अंग बताए थे। रस के अंगों की संख्या कितनी बताई थी, 4 बताई थी। तो वही कहा गया विभावान भाव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति। तो यह क्या हो गया, भरत मुनि के द्वारा दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी एकदम सही उत्तर हो गया। ठीक, अब इसको आप एकदम कंफर्म कर लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग, अनुष्टुप क्या है। अनुष्टुप क्या है, अनुष्टुप क्या है, एक छंद है कि अलंकार है कि रस है कि गुण है, गुण तो है नहीं अनुष्टुप। तो मित्र यह ध्यान रहे, अनुष्टुप क्या हो जाता है, रस भी नहीं होता, अलंकार भी नहीं होता, बच्चा क्या, छंद बच्चा। अनुष्टुप क्या हो जाता है, संस्कृत भाषा का एक सबसे प्रसिद्ध, संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध छंद होता है, सबसे प्रसिद्ध छंद होता है। ठीक, अनुष्टुप क्या हो जाता है, संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध छंद होता है। इसका या क्या है, अनुष्टुप क्या है, एक छंद है। क्या है, एक छंद होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, अब इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाता है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो इसमें क्या हो गया कि उदित उदयगिरि मंच पर, ठीक, रघुबर बाल पतंग, मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो उपमेय है, उपमेय को क्या बनाया जा रहा है, उपमेय और उपमान को एक समान दर्शाया जा रहा होता है। तो एक समान दर्शाने के लिए कौन सा अलंकार आ जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। जहाँ पे क्या कहा जाता है, उपमेय और उपमान को, उपमेय और उपमान को समान दर्शा दिया जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं रखा जाता, उसे हम क्या कहते हैं, उपमेय अलंकार कहते हैं। तो विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 20 का बी एकदम सही उत्तर हो गया। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ऐषण का अर्थ क्या होता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया मित्र। ऐषण का अर्थ क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऐषण का अर्थ क्या, घृणा लगाया जाता है, निच्छा लगाया जाता है, अभिलाषा से, कि उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक, तो उपयुक्त में कोई नहीं है, नहीं। ऐषण का अर्थ क्या हो जाता है मित्र, अभिलाषा होती है। क्या हो जाती है, अभिलाषा हो जाती है। ठीक, ऐषण का अर्थ क्या हो जाता है, अभिलाषा हो जाता है। ठीक, या विकल्प नंबर से एकदम राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अज्ञ का अर्थ क्या होता है। किसका, अज्ञ का अर्थ क्या होता है। तो अज्ञ का अर्थ जो कुछ भी नहीं जानता है, जो सब कुछ जानता है, जो बहुत थोड़ा जानता है, जो जानता भी हो नहीं जानता भी हो, या गलत हो गया या भी गलत सही, क्या, जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं। ठीक, तो वह क्या हो गया, अज्ञ हो गया। बात क्लियर है, आगे चलें। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आग का पर्यायवाची शब्द
नहीं है। तो आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अनल नहीं है, पावन नहीं, कि व्योम नहीं, कि कृषाणु नहीं है। तो अग्नि, पावक, अनल, हुतासन की बात हो ही जाती है। तो अनल, पावक और कृषाणु क्या होते हैं? आग के पर्यायवाची होते हैं। बचा आपके पास कौन सा विकल्प? केवल और केवल क्या बचा? व्योम बचा। व्योम क्या हो जाता है? आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक, तो विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक है, विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो गया। फिर अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन कहा जाता है, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया कि ग्रस्त का विपरार्थक शब्द, विपरार्थक मतलब क्या हो जाता है मित्र? विलोम शब्द। विपरार्थक हमेशा क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा। तो ग्रस्त क्या? मुक्त हो गया, सुस्त हो गया, लुप्त हो गया, ग्राहा हो गया। तो चारों विकल्पों में बताइए कि इसमें कौन सा सही हो गया। चलिए फटाफट बताइए, उत्तर दीजिएगा। अब देखिए, ग्रस्त का अर्थ किससे लगाया जाता है मित्र? पीड़ित से लगाया जाता है। ग्रस्त का अर्थ किससे लगाया जाता है? पीड़ित से लगाया जाता है। ठीक, या बंधा पकड़ा हुआ से लगाया जाता है। तो ग्रस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि सुप्त, सुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? जैसे अगर आपसे कह दिया जाए सुप्त, सुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम होगा जागृत। ठीक, क्या हो जाएगा? जागृत। ठीक, लुप्त का क्या हो जाएगा? लुप्त हो गया मतलब कि गायब हो गया। गायब हो जाने का विलोम क्या हो जाएगा? तो जब गायब होने की बात करता है, लुप्त है, तो लुप्त का क्या हो जाएगा? व्यक्त हो जाएगा। ठीक, अग्राह क्या हो जाएगा? अग्राहा हो जाएगा। ठीक, अग्राहा हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा। लेकिन जो ग्रस्त है, ग्रस्त का विलोम क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। तो विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर हो गया। ठीक, अगला देखते हैं, आंखों में गड़ना। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गौर से देखना होता है, मन में खटकना होता है, सहन न कर पाना, वस्तु को पीने की उत्कृष्ट लालसा हो जाती है। ठीक, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? यह आप बताएंगे। आंखों में गड़ना मतलब कि सहन न कर पाना। ठीक, क्या हो जाएगा? सहन न कर पाना हो जाता है मित्र। तो विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सहन न कर पाना। क्लियर? तो देख लीजिएगा, गौर से देखिएगा, आप लोग एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। लिखा गया कि अधोलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक, मतलब कि जो लिखा गया है उसमें से तद्भव शब्द क्या है? जैसे प्रत्याभिज्ञान, ठीक, परिधान, पिटक, तो यह सारे शब्द क्या हो जाते हैं मित्र? तत्सम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तत्सम हो जाते हैं। बचाव के पास क्या? पिटारा। पिटारा शब्द क्या हो जाता है? तद्भव हो जाता है। क्या हो जाता है? तद्भव। विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 26 का क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा, पिटारा। क्लियर हो गई बात? अब लिखिए, यहां देखिएगा, कहा गया किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आधीन कहा गया, व्यवहारिक कहा गया, मिष्ठान्न कहा गया, अत्यधिक कहा गया। ठीक, तो शुद्ध वर्तनी के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो क्या हो गया? आधीन हो गया। आधीन सही हो गया। लेकिन यह व्यवहारिक क्यों नहीं सही है? क्योंकि जब शब्द के अंत में एक प्रत्यय जुड़ेगा तो प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ण हमेशा क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। तो यह जो व्यवहारिक लिखा गया, या लिखा क्या जाएगा? व्यावहारिक लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? व्यवहारिक लिखा जाएगा। मिष्ठान में क्या हो जाएगा? मिष्ठान अगर देखा जाए तो मिष्ठान इस तरह लिखा जाएगा। अत्यधिक में तब क्या हो गया? तो अत्यधिक में क्या लिखा जाएगा? अत्याधिक लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी यह हो गई इसकी। ठीक, इसलिए यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी सही। क्या हुआ? आधीन हुआ। ठीक है, सही क्या हो गया? आधीन सही हो गया। तो शुद्ध वर्तनी में कौन सा सही है? आधीन सही है। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण के दृष्टिकोण से अशुद्ध है? ध्यान दीजिएगा, किसके दृष्टिकोण से पूछ रहा है कि व्याकरण के दृष्टिकोण से क्या है? अशुद्ध है। तो व्याकरण के दृष्टिकोण से कौन सा अशुद्ध है? कि कहा गया वह दंड देने के योग्य है। ठीक, क्या कहा गया? वह दंड देने के योग्य है। ठीक है, यहाँ पे है कर लीजिएगा, योग्य है। ठीक है, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। ठीक, अब वह दंड देने के योग्य है। ठीक, दंड देने के योग्य कि दंड पाने के योग्य है? उसे दंड देना चाहिए, यह तो सही है। योग्यता की कोई बात ही नहीं आती है। ठीक, जब गलत काम करे किया होगा तबे तो होगा ना। तो यह क्या हो गया कि अशुद्ध वर्तनी के, यह क्या हो गया? दंड देने के
योग्य है, इसमें कौन सा अशुद्धि है? संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, संज्ञा संबंधी अशुद्धि पाई जाती है। ठीक, क्या पाई जाती है? संज्ञा संबंधी अशुद्धि पाई जाती है। बात क्लियर हो गई? अब अगला देखते हैं। अब यहाँ पे विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया शब्द युग्म पर्यंत और पर्यक का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो मतलब इसमें सही मतलब इन दोनों का सही अर्थ क्या होगा यह चीज देखना है। तो पर्यक का अर्थ तल या कीचड़ लगाया जाता है, तक या पलंग से लगाया जाता है, पर्याप्त या पलंग से लगाया जाता है, समग्र या कीचड़ से लगाया जाता है। तो मित्र चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा क्या हो जाएगा? ठीक, पर्यंत का अर्थ किससे लगाया जाता है? जब पर्यंत की हम बात करते हैं, पर्यंत मतलब तक हो जाता है, पर्यक मतलब क्या हो जाता है? पलंग हो जाता है। विकल्प नंबर भी एकदम राइट आंसर हो जाता है। तड़ की बात होती नहीं, कीचड़ की बात होती नहीं। ठीक, पर्याप्त की बात होती नहीं, पलंग तो सही है, समग्र बात होती नहीं, कीचड़ की बात होती नहीं। तो विकल्प नंबर भी क्या हो गया? एकदम राइट आंसर हो गया, तक और पलंग। ठीक, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भवन और भुवन का सही अर्थ बताना है आपको। क्या करना है? भवन और भुवन थोड़ा सा अंतर है, इस भवन में ऊ की मात्रा नहीं, यहाँ ऊ की मात्रा है। तो भवन का अर्थ क्या लगाया जाता है? किससे लगाया जाता है मित्र? घर से लगाया जाता है। ठीक, अब भुवन का अर्थ किससे लगाया जाता है? संसार से लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जहां घर संसार होगा तो वही क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा वहां पर? वहीं पर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तब यहाँ देख लीजिए, भवन भवन, संसार घर, मकान घर। ठीक, और मकान संसार, जग सदन, गृह और महल। ठीक, गृह महल तो दोनों एक ही जा रहा है, जग और सदन की बात ही नहीं कर रहा, मकान और संसार हो जाएगा। गृह मतलब भवन मतलब मकान या घर। ठीक, तो विकल्प नंबर 20 सही। हालांकि सही आया था लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? यह संसार पहले आ गया था, घर बाद में आता है, लेकिन पहले भवन है तो भवन का अर्थ संसार से, भुवन का अर्थ भवन का अर्थ क्या लगाया गया? घर से। अब भुवन का अर्थ किससे लगाया जाए? संसार से। तो यह इसलिए यह गलत हो गया। लेकिन मकान भवन का अर्थ क्या हुआ? मकान। भुवन का अर्थ क्या हुआ? संसार। तो विकल्प नंबर भी एकदम सही उत्तर मान लिया गया। क्या मान लिया गया? विकल्प नंबर भी एकदम सही उत्तर मान लिया गया। ठीक, क्लियर है? चलते हैं आगे। अब आप लोगों को हमारे ख्याल से कुछ ना कुछ तो मजा आ ही रही होगी ना, मजा आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है? तो जब आपको मजा आ रहा है तो आप लोग इसको कंटिन्यू करते रहिएगा, आगे इसको आप बढ़ाते रहिएगा, लगातार आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ठीक, हम जानते हैं कि इस समय आपके साथ आपका जीवन जो है संघर्षों के रास्तों पर ही खड़ा है, चल नहीं रहा है, उस पर जाके टिक गया है, क्योंकि 18 तारीख को एग्जाम है आपका पुलिस का। चलना तो अलग बात हो जाती है, लेकिन टिका हुआ है वहां पर। ठीक, उसके लिए आप लगातार मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया? हिंदी किस शब्द से बना है? हिंदी शब्द से बना कि हिंदुई से बना कि सिंध से बना कि हिंद से बना है? ठीक है, तो हिंदी किस शब्द से बना है? तो सिंध शब्द से बना है। ठीक, इसकी कहानी कुछ इस तरह रही कि भारत में सर्वप्रथम कौन लोग आए थे? आर्य लोग आए थे। आर्य लोग आए कहाँ थे? सिंधु नदी के तट पर आए थे। कहाँ आए थे? सिंधु नदी के तट पर आए थे। और उन लोग जो आर्य लोग थे उनसे लोग सा की जगह पे किसका उच्चारण करते थे? हा का। और धा की जगह पे क्या करते थे? दा का। तब उन्होंने सिंधु को क्या नाम दिया था? हिंद नाम दिया। इसी हिंद से क्या हो गया? एक हिंद शब्द बना, और इसी हिंद शब्द के साथ एक प्रत्यय जोड़ा गया ई, तो शब्द क्या बन गया? हिंदी। ठीक, तो यह ध्यान रखिएगा किस शब्द से बना है? सिंधु शब्द से। और सिंधु शब्द किस भाषा का शब्द होता है? यह ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा का शब्द होता है। किस भाषा का शब्द होता है? संस्कृत भाषा का शब्द होता है। सिंधु शब्द किस भाषा का शब्द होता है? संस्कृत भाषा का शब्द होता है। ठीक, और हिंदी शब्द किस शब्द से बना है? सिंधु शब्द से बना है। ठीक, आगे चलते हैं। पूछा गया कि बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? ठीक, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? तो इसमें आप हम बताएंगे, जब सुल्तानपुर रायबरेली की बात आ जाती है तो यहाँ पे तो क्या हो जाता है? अवधी भाषा का क्षेत्र हो जाता है। किसका? अवधी भाषा का क्षेत्र मान लिया जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन रहे? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन रहा? मलिक मोहम्मद जायसी रहे। ठीक है, और यह जो जायसी थे यह किस भाषा के कवि थे? अवधी भाषा के कवि थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? रायबरेली में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई थी? सुल्तानपुर में हुई थी। तो दोनों जगह पे कौन गया था? या जायसी गए थे, इसलिए यहाँ की भाषा क्या हो जाएगी? अवधी हो जाएगी। अवधी टिक कर लीजिएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात?
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया, गद्य लिखा गया। ठीक, यह गद्य है जिसमें 33 से 36 तक के प्रश्न है, उसको उत्तर देना है। लिखा गया, भारतवर्ष प्रकृति की एक विशेष कृपा रही, सभी ऋतुओं ऋतुएं अपने समय पर आती हैं और पर्याप्त काल तक ठहरती हैं। ऋतुएं अपने अनुकूल फूल फलों का सृजन करती हैं। धूप और वर्षा के समान अधिकार के कारण यह धरती सस्य श्यामलता हो जाती है। ठीक, सस्य श्यामलता हो जाती है। यहाँ का नागधीराज हिमालय कवियों को सदा से प्रेरणा देता आ रहा है और यहाँ की नदियां मोक्षदायिनी समझी जाती हैं। यहाँ कृत्रिम धूप रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे। प्राकृतिक प्रेम के कारण ही यहाँ के लोग पत्तों पर खाना पसंद करते हैं। वृक्षों को पानी देना एक धार्मिक कार्य समझते हैं। सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है। तो यहाँ पशु पक्षी लता गुल्म वृक्ष तपोवन के जीवन का एक अंग बन गया। ठीक, यह आपको पैराग्राफ है। ठीक, गद्य है, गद्य से आपको आंसर निकालना है, उत्तर आपको निकालना है। ठीक है, पहला दिया गया, भारतीय मनीषी जंगल में रहना क्यों पसंद करते थे, इसलिए कि वो संन्यास लेते थे, इसलिए कि जंगल में फल फूल कंद मूल आदि मिलते थे, जंगल में वह निर्द्वंद रहते थे, इसलिए वह प्राकृतिक प्रेमी थे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहा गया कि भारतीय मनीषी थे वो जंगल में रहना क्यों पसंद करते थे, क्योंकि वह प्रकृति के क्या थे, प्रेमी थे। अगर आप देखिए तो अभी आपको हमने यहाँ पे एक बताया था कि वहां पर नित्य दर्शन होता था, वृक्ष में पानी देना धार्मिक समझा जाता था, लेकिन भारतीय मनीषी जंगल में रहते थे। प्राकृतिक प्रेम के कारण ही यहाँ लोग पत्तों पर खाना पसंद, मतलब प्रकृति का प्रेम होता था। देखिए दिया गया है यहाँ पर, अब वही क्या हो गया, विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो गया। विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो गया। ठीक, या क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुल्म का तात्पर्य क्या होता है। तात्पर्य मतलब क्या होता है कि अर्थ। गुल्म का अर्थ क्या होता है, फूल से लगाया गया, झाड़ से लगाया गया फल या गुच्छा। गुच्छा होता नहीं है, फूल भी नहीं होता, फल भी नहीं होता, झाड़ होती है। गुल्म का अर्थ क्या हो जाता है, गुल्म का अर्थ अगर आपसे कहा जाए गुल्म का अर्थ क्या हो जाता है, झाड़ हो जाती है। ठीक, क्या हो जाता है, झाड़ हो जाती है। क्लियर हो गई बात। तो 34 नंबर का बी एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए मित्र, आपको हमने जितना बताया है आपको देख लीजिएगा, यही से ही प्रश्न आएगा, ऐसे ही तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहेंगे। मतलब कि जितना से ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये इसलिए हम आपको यह प्रेरणा दे रहे हैं कि आप लोग इसका अभ्यास लगातार करिए। ठीक, अब अभ्यास करने से ही फायदा होगा। अब आपको बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं, अब आप सिर्फ अभ्यास से जुड़ जाइए मित्र। अब अगला देखिए क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, हिमालय के महत्व से, प्रकृति प्रेम से, ऋतु वर्णन से, वृक्षारोपण से। तो अभी आपने पूरा गद्यांश पढ़ा, उसमें कहां से संबंधित है। ठीक, अब देखिए कुल मिला के जितने मनीषी होते थे वो प्रकृति के प्रेमी होते थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रकृति प्रेम से। ठीक, विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर हो गया। इस गद्यांश में सस्य श्यामलता से क्या तात्पर्य है, यह भी आया था। हरी भरी घासों वाली, हरी भरी फसलों वाली, श्यामल वृक्षों वाली, हरे भरे वन प्रदेशों वाली। ठीक, अब सस्य श्यामलता का अर्थ क्या हो जाता है मित्र, कि जहां सस्य श्यामलता की बात होती है हरी भरी फसलों वाली बात कह दिया जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, हरी भरी फसलों, मतलब कि चारों ऋतुएं समान रूप से कार्य करती है, तो यहाँ हरी भरी फसलें हमेशा बराबर बनी रहती हैं। जहां हमें कृत्रिम धूप की कोई आवश्यकता नहीं होती है, चारों तरफ हरियाली बनी होती है, प्रकृति आती है, हर मौसम में 4 ऋतुएं आती हैं, सब अपना अलग अलग कार्य करके जाती हैं, तो यह क्या हो जाएगा, हरी भरी फसलों वाली हो जाएगा। विकल्प नंबर भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा गया कि क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक, विनय पत्रिका बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, या एग्जाम में कई बार पूछा गया। क्या कहा गया, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना है। किसकी रचना है, ग्रंथ किसकी रचना है, मलुकदास की है, गोस्वामी तुलसीदास की है, विक्रमादित्य की है, केशवदास की है। तो आप लोग इतना अच्छे जानते होंगे यह रचना किसकी है, गोस्वामी तुलसीदास की है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह किस भाषा में लिखी गई है, यह भी पूछा जाता है कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है, गोस्वामी तुलसीदास है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए किस भाषा में लिखा गया है,
तो यह आप ध्यान रखिएगा, यह किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है, क्योंकि जो तुलसीदास थे वह ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में इन्होंने रचना किया था। अवधी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ क्या रहा है? रामचरितमानस है। क्या है? रामचरितमानस को लगाया गया। ठीक है मित्र, ठीक है भैया, कि इसमें अवधी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ क्या रहा? रामचरितमानस रहा। बाकी विनय पत्रिका की भाषा क्या रही? ब्रज भाषा रही। और रचनाकार कौन रहे? गोस्वामी तुलसीदास रहे। कौन रहा? गोस्वामी तुलसीदास रहे। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दिन बोलेंगे पेड़, ठीक, या काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्यकृति के रचनाकार कौन है? अरुण कमल है, मंगलेश है, कि राजेश जोशी है, कि उदय प्रकाश है? तो मित्र यह इसके रचनाकार कौन है? वह कौन है? राजेश जोशी हैं। और यह ध्यान रखिएगा, यह क्या है? कविता है, न नाटक है, न उपन्यास है, न कथा है, कुछ नहीं, केवल और केवल क्या है? कविता है। एक दिन बोलेंगे पेड़, ठीक, यह किसकी रचना है? राजेश जोशी की है। ठीक है, अगला और अंतिम क्वेश्चन दिया गया है, तुलसी गंग दूबो भयो सुकबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध ग्रंथ किसकी है? ठीक, तो यह जो तुलसी गंग दूबो भयो सुकबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध ग्रंथ किसका? यह भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति क्या किसकी है? भिखारी दास की है, ब्रजनाथ की है, कि रामचंद्र शुक्ल की है, रामकुमार वर्मा की है? तो आप ध्यान दीजिएगा, यह पंक्ति जो किसकी होती है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अब तुलसीदास के बारे में यह कथन दिया था, और यह कथन जब दिया था तो उन्होंने क्या किया था? इस कथन की पूरी विशद वर्णन के साथ इसको दिया था। बात क्लियर हो गई? तो यह कथन किसका है मित्र? तुलसीदास का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यो कई बार पूछा गया भैया, क्या कहा गया? गार्था दत्तासी के इतिहास ग्रंथ यहाँ लाल काट दीजिएगा, द लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? यहाँ दूसरा काट दीजिएगा, यहाँ तीसरा लिख दीजिएगा। ठीक, तीसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? ठीक, तो तीसरा जो संस्करण प्रकाशित हुआ था वह कब प्रकाशित हुआ था? तीसरा संस्करण का 1868 में प्रकाशित हुआ था। ठीक, 1868 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, यह जो इन्होंने ग्रंथ लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक जो ग्रंथ लिखा है, यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसका देखिए ध्यान दीजिए, इसमें इसके प्रकाशन में थोड़ा सा विवाद है। शुरुआत में इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ था। कितने भागों में हुआ था? 2 भागों में हुआ। लेकिन जब 2 भाग की हमने बात कही तो इसमें कुछ लोग विवाद खड़ा किए कि नहीं, इनके ग्रंथ का प्रकाशन एक और हुआ था। लेकिन जब 2 भागों में प्रकाशन हुआ था तो इनका प्रथम भाग कब आया था? 1839 में आया था। ठीक, प्रथम भाग कब हुआ था? प्रथम 1839 में हुआ था। और द्वितीय कब हुआ था? द्वितीय 1847 में हुआ था। ठीक, लेकिन जब तीसरे भाग के संस्करण की बात करते हैं तो वह 1868 में हुआ था। 1868 में कौन सा संस्करण आया था? तीसरा संस्करण आया था। ठीक है, तीसरा संस्करण आया था। तो यह चीज का आप ध्यान रखिए, यहाँ दूसरा काट दीजिएगा, यहाँ इसके स्थान पे तीसरा लिख दीजिएगा। तीसरे संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? 1868 में हुआ था। ठीक, इस तरह से हमारे प्यारे दोस्तों, इस तरह हमने आपको यूपी सिपाही के लिए 40 क्वेश्चन के एक एक करके हमने आपको श्रृंखलाओं का अभ्यास करवाया। आप लोग इसका आनंद उठाइएगा, मजा लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा और वेट करिएगा, इसके बाद फिर लाइव भी आएंगे। लाइव में मैं आपके अंदर जो भी समस्या होगी उसको आप तत्काल हमें बताएंगे, तो हम आपको लाइव देखेंगे आपकी समस्या क्या है। तो जब हम आपको देखेंगे तत्काल उत्तर देंगे। लेकिन जितने लोग हमारे साथ इसमें हमारी वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, वो लोग एक बार कमेंट जरूर करेंगे। और जितने लोग देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर कर दिए। जैसे अंगूठा वाला होता है ना, अंगूठा जो ऊपर होगा वही वाला दबा देना, नीचे वाला नहीं दबाना, ऊपर वाला दबाना। सब सिखाना ही पड़ेगा हमें। खुद से कर दिया करिए, थोड़ा लाइक भी कर दिया करिए। और लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और इसके बाद फिर हम जब लाइव आएंगे तो लाइक करने की बात तुरंत लाइक करवा लिया जाएगा। कहा थोड़ी जाएगा, तुरंत कहा जाएगा लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, आज की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।